हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ फैन ने अभी के लिए गोस्ट किंग सेक्ट छोड़ दिया था। अब वो 1 महीने बाद गोस्ट किंग सेक्ट लौटने वाला था। दुनिया घूमने निकलने से पहले वो अपनी पेट पूजा करना चाहता था, इसलिए वो 3 फॉर्च्यून टाउन आया था। लेकिन ये पूरा टाउन बंजर पड़ा हुआ था। पर अजीब बात ये थी कि इस बंजर टाउन में उसकी मुलाकात उसी टाउटेई वाले लड़के से हो गई थी जिससे उसकी मुलाकात आज से लगभग 1 महीने पहले एक माउंटेन पर हुई थी। उस लड़के को वहाँ देखकर जाओ फैन पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन फिर वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि दोनों को दोनों टल्ली होकर टेबल पर ही सो जाते हैं। अब आगे अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे और पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे के साथ को हमेशा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। वो लड़का हंसते हुए कहता है, भाई मुझे लगता है हम दोनों में कोई पुराना और गहरा रिश्ता है जो किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से मिला देती है। खैर अभी के लिए मुझे अपने सफ़र पर आगे निकलना है और तुम्हें भी शायद नॉर्थर्न रीजन में जाना होगा। ये सुनकर जाओ फैन कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे नॉर्थर्न रीजन में जाना है? तो वो टाउटी वाला लड़का कहता है, क्योंकि पूरे साउथर्न रीजन के लोग अभी के लिए नॉर्थर्न रीजन में चले गए हैं और वही सबसे सेफ जगह है। इविल मिस्ट गॉड ने जो आतंक मचाया है उस आतंक की वजह से अभी के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता है। तो आखिर तुम यहाँ पर रुककर अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? ये सुनकर जाओ फैन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो। इविल मिस्ट गॉड खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं तो वैसे भी आज तक किसी खतरे से नहीं डरता आया हूँ, तो भला इविल बीस्ट गॉड से क्यों डरूंगा? उसकी बात सुनकर वो लड़का अजीब सी मुस्कान देता है। इसके बाद कहता है, अच्छी बात है अगर तुम्हें इविल बीस्ट गॉड से डर नहीं लगता है। चलो अब मुझे टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे अब निकलना चाहिए। ये कहकर वो लड़का टाउटेई को इशारा करता है और टाउटेई के साथ वहाँ से चला जाता है। जाओ फैन और उसका बंदर उसे जाते हुए देखते रहते हैं। काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद जाओ फैन अपने बंदर से कहता है, हमें भी अब चलना चाहिए। ये कहकर जाओ फैन भी अपने सफ़र पर निकल जाता है। वहीं इन सभी से दूर हमें क्विंगन सेक्ट के बिग बैम्बू वैली का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए टियान बुई साइलेंस हॉल में इधर से उधर चक्कर मार रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। दरअसल आज से कुछ दिनों पहले वो अपनी वाइफ शूरू और अपने डिसाइपल सॉन्ग के साथ स्मॉल बैम्बू वैली गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने सॉन्ग और वैनमिन की शादी का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि सॉन्ग ने उनसे इस बारे में बात करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मास्टर शियू से सॉन्ग और वैनमिन की शादी की बात की, अचानक से ही मास्टर शियू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने टियान बुई की बुरी तरह से इंसल्ट की। उस दिन टियान बुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अगर उस दिन उनके साथ शूरू नहीं होती, जिसने उन्हें रोका नहीं होता, तो उस दिन उनके और मास्टर शियू के बीच खतरनाक फाइट हो जाती। इन सभी को इग्नोर करने के बाद जब उन्होंने वैन मिन से इस बारे में पूछा तो वैन मिन ने भी शादी से साफ साफ मना कर दिया। इस बात से उनका पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था और वो सॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वहाँ से बिग बैम्बू वैली लौटने के बाद उन्होंने सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा डांटा था। उनकी डांट सुनकर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उन्होंने सॉन्ग से कहा था, क्या हुआ अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई? तुम्हें किसी लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। अभी के लिए तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और खुद को पावरफुल बनाओ। फ्यूचर में सब लड़कियां तुम्हारे पीछे भाग कर आएंगी। सॉन्ग ने उनकी बातों पर सिर तो हिला दिया था, लेकिन वो जानते थे कि सॉन्ग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उदास है। अपने डिसाइपल की ऐसी हालत देखकर उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। पर बाद में उनकी वाइफ शूरू ने आकर उन्हें बताया था कि जब वो और शूरू मास्टर शियू से मिलने गए थे, उसके लगभग 1 घंटे पहले ही मास्टर शू की मुलाकात लू से हुई थी और उन्होंने लू से कुछ ज़रूरी बात की थी। तब से उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि उन्होंने लू को थप्पड़ तक मारा था, उसे बहुत ज़्यादा डांटा भी था और साथ ही साथ उसे स्मॉल बैम्बू वैली से भी निकाल दिया था। ऐसे में जब वो लोग उनसे मिलने गए तब उनका पारा बहुत ज़्यादा हाई था और उन्होंने गुस्से में आकर टियान बुई की इंसल्ट कर दी। शूरू की बात सुनकर टियान बुई भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे।
वो अच्छी तरह से जानते थे मास्टर शियू लू का कितना ख्याल रखती है। वो उसे अपनी बेटी की तरह हमेशा संभाल कर रखती थी और आज तक उन्होंने कभी लू को डांटा तक नहीं था। ऐसे में उनका लू को थप्पड़ मारना सच में एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में उस समय उनका गुस्सा होना लाजमी था। अपनी वाइफ की बात सुनकर उनका गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन फिर वो दोबारा से मास्टर शियू से मिलने नहीं गए थे। उन्हें ऐसा करता देख उनकी वाइफ शुरू ने डिसाइड किया था कि अब वो ही जाकर मास्टर शियू से सॉन्ग और मैरमिन की शादी की बात करेंगी। इसी वजह से आज सुबह ही वो सॉन्ग के साथ स्मॉल बैम्बू वैली निकल गई थी। इस वजह से अभी के लिए बिग बैम्बू वैली में मास्टर टियानबुई अकेले बचे थे, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। वो लगातार सोचे जा रहे थे कि आखिर मास्टर शियू ने लू को थप्पड़ क्यों मारा होगा। तभी उन्हें उस दिन का वाक़या याद आता है जिस दिन लू ने ली से शादी करने से मना कर दिया था, और वो समझ जाते हैं कि ज़रूर यही रीज़न होगा उनका लू पर नाराज़ होने का। तभी अचानक से उन्हें अपने डिसाइपल जाओफेन की याद आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं 10 साल बीत गए हैं, जाओफेन तुम कैसे होगे। जाओफेन के बारे में सोचते हुए वो जाओफेन के घर की तरफ देखने लगते हैं, जो पिछले 10 सालों से खंडर पड़ा हुआ था, और अभी के लिए वो जाओफेन को चाहकर भी नहीं देख सकते थे। उन्हें जाओफेन की काफ़ी याद आती थी, लेकिन वो चाहकर भी जाओफेन से मिलने नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका डिसाइपल जाओफेन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो घोस्ट किंग सेक्ट में शामिल होकर घोस्ट किंग सेक्ट का घोस्टली बन गया था। अभी टियानबुई अपने ख्यालों में गुम ही थे, तभी अचानक से उन्हें हवा में किसी के उड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो जल्दी से अपने साइलेंस हॉल से बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। आसमान में अभी के लिए शाओवी चाय और 2 और डिसाइपल उड़ रहे थे। शाओवी चाय जल्दी से नीचे आता है। शाओवी चाय को वहाँ देखकर टियानबुई चौंक गए थे। उन्हें तो लगा था कि उनकी वाइफ सुरू लौट आई है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शाओवी चाय उनसे मिलने आया होगा। टियानबुई उससे पूछते हैं, शाओवी चाय आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाओवी चाय जल्दी से टियानबुई को ग्रीट करता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, अंकल मुझे मास्टर ने आपसे एक ज़रूरी बातें करने के लिए भेजा है। मेरे हिसाब से हमें अभी के लिए साइलेंस हॉल के अंदर चलना चाहिए। वो बातें हम यहाँ रहकर नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर टियानबुई चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं आखिर ग्रैंड मास्टर ने उसे यहाँ पर कौन सी बातें करने भेजा होगा। खैर अभी के लिए वो बात की सीरियसनेस को समझ रहे थे, इसीलिए वो कहते हैं ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे अंदर आओ। ये कहकर वो साइलेंस हॉल के अंदर जाने लगते हैं। अभी वो साइलेंस हॉल के अंदर अपना कदम रखने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ फील होता है और वो जाओफेन के घर की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें अचानक से रुकता देख शाओवी चाय कहता है, अंकल टियान आखिर क्या हुआ। इस पर टियानबुई जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ नहीं कुछ नहीं चलो अंदर चलते हैं। अभी के लिए वो मन ही मन कह रहे थे, क्या मुझे सच में वहम हुआ है। हाँ मुझे वहम ही हुआ होगा, आखिर वो यहाँ पर क्यों आएगा। जैसे ही टियानबुई शाओवी चाय और वो दोनों डिसाइपल साइलेंस हॉल के अंदर जाते हैं, हमें जाओफेन का घर का सीन दिखाया जाता है। अचानक से वहाँ की हवा कांपने लगती है और वहाँ पर जाओफेन प्रकट हो जाता है। वो काफ़ी देर से वहाँ पर छिपा हुआ था। टियानबुई को कोई वहम नहीं हुआ था, उन्होंने सच में जाओफेन को देखा था, लेकिन जाओफेन वक्त रहते छिप गया था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें बस वहम हुआ है। जाओफेन अभी के लिए अपने घर को देख रहा था। ये उसका वही घर था जिसे वो दिन रात याद करता था। इस घर से उसकी बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। उसे अभी भी याद था कि बचपन में यहाँ वो कितना ज़्यादा एंजॉय करता था, कितना ज़्यादा खुश रहता था, लेकिन पिछले 10 सालों में वो बहुत बदल गया था। आज से 10 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसने जाओफेन को हद से ज़्यादा बदल दिया था, और अब जाओफेन चाहकर भी वो पुराना वाला जाओफेन नहीं बन सकता था। जाओफेन मन ही मन कहता है, क्या मास्टर को मैं आज भी याद हूँगा। मेरी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा है, शायद अब वो मुझसे नफ़रत करते होंगे। वह अभी ये सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसे कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह आवाज़ें सुनकर जाओफेन जल्दी से परछाई में छिप जाता है। उसकी नज़रें अभी के लिए 2 लड़कों पर पड़ती हैं, जो एक डायरेक्शन से उसके ही घर की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। कुछ ही पलों में वो जाओफेन के घर के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं।
उन दोनों के हाथ में अभी के लिए एक बकेट थी जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। दोनों जल्दी से दाओफैन के घर के अंदर जाते हैं और उस बकेट का पानी चारों तरफ फैलाकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं। दाओफैन अभी के लिए ऐसा होता हुआ देख चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये घर जो असल में पिछले 10 सालों से बंद था उसकी अब सफाई क्यों की जा रही थी। तभी वो दोनों डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं, फोर्थ ब्रदर, दाओफैन तो कब का जा चुका है, ऐसे में मास्टर हमें हर रोज़ उसके घर की साफ़ सफाई करने के लिए क्यों बोलते हैं कि ऐसा कर कर हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस पर फोर्थ ब्रदर कहता है, जो भी हो, पर मास्टर ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है, ऐसे में हम उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और तुम एक बात नहीं जानते हो, क्योंकि मास्टर ने वो बात आज तक किसी से नहीं कही है। भले ही मास्टर ऐसा दिखाते हैं कि दाओफैन के यहाँ से जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दाओफैन ईविल सेक्ट में जाकर जुड़ जाएगा। उन्हें आज भी दाओफैन की याद आती है। आज भी दाओफैन उनका फेवरेट डिसाइपल है, जिसकी तुलना मुझसे, तुमसे और किसी और से की ही नहीं जा सकती है। काश वो पुराने दिन लौट आते, दाओफैन यहाँ वापस लौट आता और फिर हम लोग साथ मिलकर खाना खाते, बातें करते। पर खैर, अब ऐसा होना नामुमकिन है। वो कब का क्विंगन सेक्ट से जा चुका है और अब तो वो पूरी तरह से बदल भी चुका है। ऐसे में उसका लौटना अब लगभग नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर वो दूसरा लड़का भी सिर हिलाता है। ये दोनों टियानबुई के ही डिसाइपल थे जो अभी के लिए यहाँ पर दाओफैन के कमरे की साफ़ सफाई करने आए थे। दाओफैन परछाई में छिपा इन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे इन दोनों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था। उसे लगा नहीं था कि टियानबुई अभी भी उसे याद करते होंगे और हर रोज़ उसके घर की साफ़ सफाई कराते होंगे, पर ऐसा होता था। अभी के लिए अपने मास्टर के बारे में सोचकर उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया था, लेकिन पिछले इतने सालों में उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। काफ़ी देर तक दाओफैन के कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद वो दोनों डिसाइपल दाओफैन के कमरे से बाहर आते हैं। दोनों ही अभी के लिए एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद वो उस कमरे को बंद कर कर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के आधे घंटे बाद दाओफैन परछाई से बाहर आता है और अपने कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर अभी के लिए अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे कि वो सोच रहा हो उसे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आखिरकार वो धक्का देकर कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और कमरे के अंदर चला आता है। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर वो चौंक गया था। आज भी कमरे में वही बेड था, वही चेयर थी जो आज से 10 सालों पहले यहाँ पर रखी थी। आज भी कमरे में वही कप मौजूद था जिसमें दाओफैन आज से 10 सालों पहले चाय पिया करता था। कमरे की एक भी चीज़ बदली नहीं गई थी और कमरे में कोई नई चीज़ लाई नहीं गई थी। दाओफैन अभी के लिए इस नज़ारे को देखकर चौंक गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल बीतने के बाद भी इस कमरे में कुछ नहीं बदला है। वो जल्दी से जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है। वो अभी के लिए अपने कमरे में होने के एहसास को महसूस कर रहा था। वो पिछले 10 सालों से इस कमरे में लौटने का इंतज़ार कर रहा था। इस कमरे के साथ उसकी बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, तो जैसे ही वो इस कमरे के अंदर आता है उसे याद आने लगती हैं। पिछले 10 सालों में न जाने कितने बार सपनों में उसने अपने इस कमरे को देखा था, लेकिन वो एक बार के लिए भी यहाँ पर नहीं आ पाया था। आज 10 सालों बाद वो यहाँ पर आया था। ऐसे में अभी के लिए थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।